हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन लॉ का टेस्ट नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने द अनु द एटन टू किडनैप भानु डॉटर इफ सी डज नॉट सेल हर हाउस वर्थ 90 lakh टू हर फॉर रुपीज़ 20 lakh। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ड्यू टू। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड ड्यू टू क्यों है? इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन का कोई सवाल ही नहीं है। देन इनकम्प्लीट ऑफ पार्टीज, इनकम्प्लीट ऑफ पार्टीज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी पार्टीज कंप्लीट है। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि उसने एब्सेंस नहीं थी, इसलिए उसने उसके डॉटर को ये किया, इसलिए वो किडनैप किया। उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट टू ऑक्यूपायर इंडिकेट्स। डायरेक्टली हम जंप मार गए यहाँ पर बी पॉइंट पर। सो ये देख लेते पहले तो द लैटिन मैक्सिमा नेमो डेट कोड नॉन हैबिटमेंट्स नो मैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज लेट द बायर बिहेवियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इग्नोर ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। द इसका जो आंसर है नेमो डेट कोड नॉन हैबिटमेंट्स नो मैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज, ये आंसर रहेगा। ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखो यहाँ पर एज पर आरबीआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी पेएबल टू द बेयरर चेक ऑन डिमांड। कौन सी एज पर आरबीआई के अकॉर्डिंगली कौन सी इंस्ट्रूमेंट मार्केट में चलती है? भाई सिंपल है, चेक। हम अगर निगोशिएबल की बात करें तो आरबीआई के अकॉर्डिंगली चेक हम इशू करते हैं, तो वो आंसर रहेगा इसका ए। देन व्हेन पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल, परपेचुअल पार्टनरशिप, फिक्स पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर आपकी एक्सपायरी भी हो जाती है पर्टिकुलर पीरियड की या पार्टनरशिप की, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? बिजनेस को कंटिन्यू करते हो। इट्स मीन्स पार्टनरशिप एट विल पर आप बिजनेस करते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय शॉल नॉट एक्सीड 10 months ऑफ पे, 12 months ऑफ पे, 20 months ऑफ पे, 25 months ऑफ पे। जो 10 months 12 months कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम जो ग्रेचुटी का पेमेंट करने वाले हैं एज पर ग्रेचुटी एक्ट, तो वो 20 months ऑफ पे के एक्सीड नहीं होना चाहिए। देन नो मेल फीमेल चाइल्ड शॉल बी अलाउ वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन। जो भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसमें कुछ प्रोविजन है जहाँ पर फीमेल एम्प्लॉय एंड चाइल्ड फैक्ट्री में वर्क कर नहीं सकता है। कब का टाइम दिया है कि जो भी फीमेल एम्प्लॉय है और चाइल्ड है उनको मॉर्निंग यानी कि इवनिंग 7 PM से लेकर मॉर्निंग 8 PM तक उनको अलाउ नहीं किया जाता है वर्क के लिए। मॉर्निंग 7 PM से लेकर 8 AM तक उनको वर्क करने को अलाउ किया नहीं जाता है। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? 8 AM टू 7 PM ये वर्क कर सकते हैं फैक्ट्री में, आपने ध्यान में रखना है। Then in case of private company mention number of members personally present to from the quorum of meeting of the company। यार बात करो कोरम की, सेक्शन 105 105 कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम कोरम की रिक्वायरमेंट देखें प्राइवेट कंपनी की, तो 1/3 नंबर ऑफ मेंबर और 2 member विच एवर इज हाइयर पर्सनली प्रेजेंट, ऐसे प्रोविजन है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। सर सुनो ना मेरी बात, पब्लिक कंपनी है तो उस केस में क्या करना होगा? पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ आपके अप टू 1000 है तो 5 member पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। देन आपके अगर मेंबर है 1000 to 5000 तो 15 member पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। अगर आपके मेंबर इंक्रीज हो जाते हैं 5000 तो उसके बाद आपके कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए? 30 member पर्सनली प्रेजेंट चाहिए होते हैं मीटिंग के लिए। तो ये रहे कोरम के प्रोविजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मीडियम ऑफ सेंडिंग नोटिस टू ऑल शेयर होल्डर। कौन सा मीडियम जो है वो वैलिड नहीं है? बाय रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं क्या पब्लिक की? देखते हैं। थ्रू रजिस्टर ईमेल आईडी कर सकते हैं। थ्रू कुरियर सर्विस, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कंपनी कोई
एडवर्टाइजमेंट करती है इसका मतलब सारे पब्लिक को बुलाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपके मेंबर हैं उनको ही पर्टिकुलरली आपको नोटिस शेयर करनी होगी। इसका आंसर जो रहेगा ये यानी कि जो मोड है नोटिस का ये नहीं है थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, तो ये आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनी डिफॉल्ट इज मेड इन फॉलोइंग रिफंड ऑफ मनी। अगर आपकी कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है, if the company and every officer who is in default shall be liable to penalty maximum up to 50,000, 75,000, 125,000 and 1 lakh। जो आपकी पेनल्टी रहेगी इन केस ऑफ डिफॉल्ट फाइलिंग ऑफ एनी पेमेंट, तो उस सिचुएशन में 1 लाख की पेनल्टी रहेगी। आप एक बार आंसर को भी क्रॉस चेक कर सकते हो। वैल्यू चेंज जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एनालाइज कंपेटिव एडवांटेज वॉज प्रमोटेड बाय मिचेल पोर्टर ने प्रमोट किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। देन ऑक्यूपायर इंडिकेट, जो भी ऑक्यूपायर इंडिकेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है? पर्सन अ परचेस गुड्स, कोई सेंस नहीं, एनुअल रिटर्न का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, आपके फैक्ट्री में जो भी ऑक्यूपायर होता है एक्ट पर फैक्ट्री एक्ट 1948 उसके अकॉर्डिंगली उसका अल्टीमेट कंट्रोल कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू, मैंने 3-4 बार बोला है, हर एक सेशन में ये क्वेश्चन आता है। और जो भी सेक्शन 92 होता है वो डील करता है एनुअल रिटर्न के लिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मेटा एथिक्स क्या करता है? देखो, नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट जो भी होते हैं वो पास करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इथिक्स, वो मैं इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक तो आपका मेटा इथिक्स होता है और दूसरे 2 टाइप्स के इथिक्स है। मेटा इथिक्स जो ये है कि जो भी आप जजमेंट और मॉरल जजमेंट वगैरह पास करते हो तो उसमें कंटेंट वगैरह है वो सही है या नहीं, ये चेक किया जाता है। मीनिंग ऑफ फ्रॉड इज, फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें फ्रॉड की तो फ्रॉड एक वाइडेबल टर्म होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पर मैंने एनुअल रिटर्न भी यहाँ पर बोला है कि सेक्शन 92 ऑक्यूपायर के लिए पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, मेटा एथिक्स एंड दिस वन इज परचेस गुड्स फ्रॉम यस ही हैज नो इंटेंशन टू पेइंग फॉर इट। तो ये रहेगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। देखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है भैया? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंपनी कुछ तो शेयर होल्डिंग करती है कंपनी में, वो कितना करती है तब कंपनी के शेयर होल्डिंग कितना करना पड़ता है उसको, तब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। उसको एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर होल्ड करने पड़ते हैं। टोटल मतलब सर प्रेफरेंस प्लस इक्विटी शेयर उसको होल्ड करने पड़ते हैं। एग्रीमेंट इज विच इज़ इम्पॉसिबल इज़ वॉइड, बिल्कुल सही है। अगर आपकी एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है तो वॉइड कंसिडर की जाती है, स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर्स द प्रोविजन ऑफ रिटायर पार्टनर विल बी अप्लाइड टू सच एक्सप्लाइड पार्टनर, बिल्कुल सही है। जो रिटायर पार्टनर को प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो एक्सप्लाइड पार्टनर को भी अप्लाई होते हैं। एक्सक्लूजन मतलब उसको निष्कर्षित करना पार्टनरशिप फर्म से या निकाल देना। ओके, नेक्स्ट, सिकनेस बेनिफिट्स इज टू पेड अप टू मैक्सिमम कितने डेज? 60 डेज इन अ ईयर। ये 60 डेज इन अ ईयर नहीं है, एटलीस्ट ये 78 डेज पे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। 78 डेज पे किया गया, 78 डेज। अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होल टाइम काम करता है उसको होल टाइम नहीं तो क्या पार्ट टाइम कहेंगे क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 5, देन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम इज रिकवरेबल व्हेन एम्प्लॉइज क्रॉसेस 58 ईयर्स ऑफ एज। 60 एज है उसका, जब वो 60 ईयर्स को क्रॉस करता है एज को तो कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है। स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे 20 क्वेश्चन हो गए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the consent is caused by that is the agreement is voidable at the option of the party who consent what can cause mutual decision undue influence। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि when consent is caused that is the agreement voidable,
अगर आप किसी भी तरह से केस देखोगे वाइडेबल एग्रीमेंट की, 3-4 टर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो आप इन्फ्लुएंस, दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, तीसरा फ्रॉड, आपका इंटेंशन फ्रॉड होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वाइडेबल आ रहा है इसमें, इसका मतलब अंडू इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो, उसके वजह से ये आपका आंसर रहेगा। देन ऑल पेमेंट्स वेजेस शॉल मेड डैश डे, आपके जो भी पेमेंट होते हैं इंक्लूडिंग हॉलीडेज एवरेज 30 डेज, आपके जो भी पेमेंट होते हैं वर्किंग डेज में दिए जाते हैं एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। देन वेरीवर कंपनी मेक्स एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इट शॉल फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ओके, रिटर्न ऑफ allotment with registrar within dash day of allotment, 60 days, 21 days, 45 days, 30 days, जो भी आपके रिटर्न जाते हैं आरओसी के साथ वो जाते हैं आपके 30 डेज में। ये आपने ध्यान में रखना है, कोई भी किसी भी तरह का रिटर्न हो आपको 30 डेज में फाइल करना पड़ता है। सर सुनो, मेरे एनुअल रिटर्न को तो 60 डेज है। बिल्कुल, एनुअल रिटर्न जो फाइल करते हो आप वो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और द एनुअल जनरल मीटिंग हेड, जो भी आपकी अर्लियर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं 60 डेज में। देन द एप्लीकेशन फॉर पर्पज ऑफ अल्टरनेशन ऑफ अल्टिकर इज इन फाइल्ड इन फॉर्म नंबर, यार INC1 को तो बख्श दो, ये तो नेम का होता है। यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ अल्टिकर, यहाँ पर आप रजिस्टर ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज कर रहे हो, ये भी नहीं आता है। ये INC1 स्पाइस के लिए यूज किया जाता है, जो नया अमेंडमेंट है। तो INC27 यूज किया जाता है भैया, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल इज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पर, बिजनेस एथिक्स मस्ट सेफगार्ड डिफरेंट राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेलर, कंज्यूमर। किसके राइट्स ये करता है बिजनेस एथिक्स, सेव करता है? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट का, बिल्कुल। सेलर का होता है? नहीं। आपके जो भी राइट्स होते हैं वो कंज्यूमर के, मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंज्यूमर। गाइज आप जितने भी आंसर इनकरेक्ट है ना, मुझे आपने डिस्कस करने हैं। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देखोगे और मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो प्रोविजन है वही आपको डिस्कस करूँगा। सुनील एज 16 ईयर was studying in a medical college on 1st March 2010. He took a loan rupees 3 lakh from Anil payment his college fees, agreed to pay by 31st May 2018. Sunil purchased asset worth rupees 50 lakh on due date. Sunil fails to pay back the loan to Anil. Anil now want to recover the loan from Sunil out of his asset. Whether Anil would success, decide which of the following statement is correct in referring to the provision of the Indian Contract Act. देखो, अब अगर आप कभी लाइफ में सेक्शन 68 पढ़ोगे, 69 पढ़ोगे, वहाँ से 73 तक सेक्शन पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वहाँ पर जो भी माइनर होते हैं पर्सन, उनके नेसेसिटीज़ के लिए कुछ प्रोविज़न बना है। अगर उनको एजुकेशन चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, उनके लिविंग एक्सपेंसेस अगर उनको करने हैं, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर क्या किया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उनके साथ वो एक्सपेंसेस पे करता है उनके बिहाफ पर, तो वो वहाँ से क्या कर सकता है, अमाउंट रिकवर कर सकता है। उसका राइट कौन प्रोटेक्ट करता है? एज पर सेक्शन 68। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, अनिल विल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू सुनील फॉर पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। जो भी उसकी प्रॉपर्टी वहाँ से रिकवर कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का ही पोजीशन उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटाइटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट। यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का इंटाइटलमेंट क्या है? पहली चीज़ तो देखो एलिमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है पहले तो बेलमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन कर देते हैं दोनों लोग एक दूसरे को चेंज, यानी कि चेंज पोजीशन भी होती है गुड्स की, कमोडिटीज़ की, तो और चेंज ऑफ फॉर्म भी हो सकता है। तो ये आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सेव करता हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर एग्रीमेंट ऑफ सेल्स। कौन से एग्रीमेंट फ्यूचर एग्रीमेंट नहीं है? It is an executory contract. Sale take place existing goods and specific goods.
याद आ रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? अगर आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट पढ़ोगे, सॉरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और फ्यूचर गुड्स ऐसे होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना है, फॉलोइंग नॉट फ्यूचर एग्रीमेंट। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स है तो आप फ्यूचर की वेट करोगे क्या? नहीं। इसका मतलब आपका आंसर बी रहने वाला है। मैं इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो भी आपके पास अभी ये एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स है तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देन सेलर कैन सू फॉर डैमेज ओनली इन केस ब्रीच बाय द बायर। बिल्कुल सही है, अगर बायर ब्रीच करता है तो उस सिचुएशन में सेलर स्यू कर सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इट गिव द राइट्स द बायर अगेंस्ट द सेलर शू डैमेज। जो भी उसके डैमेज होते हैं वो उसके अगेंस्ट शू कर सकता है। तो आपका आंसर बी रहेगा। ये आपका क्या है, फ्यूचर एग्रीमेंट का एक्सेप्शन है, क्योंकि स्पेसिफिक और जो भी अवेलेबल गुड्स है उसके लिए ये बना है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या क्या बात करते हो? कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। आंसर डी। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे यहाँ पर इन जनरल। देखो ये क्वेश्चन ट्रांजिट प्रोविजन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का है, तो देखते हैं ये क्या। हिमाद्री सेल 200 kgs ऑफ टीज और टू राहुल सीड्स 20 kgs बाय लॉरी एंड 200 kgs बाय रेलवे। राहुल रिसीव डिलीवरी ऑफ 200 kgs sent by lorry, but before he received the delivery of the tea sent by railway, he become a bankrupt. Himandri, being still unpaid, stopped the goods in transit. The official receiver on Rahul insolvency claim the goods. Decide which of the following action is correct with the reference of the provision of the Sales of Goods Act. Himandri has the right to stoppage the 200 kgs of tea sent by railway in transit. Himandri has right to reject the contract, has the right to receive 200 kgs on tea sent by railway. The official receiver on Rahul's insolvency has the right to receive 200 kgs tea sent by railway. यहाँ पर ये स्टॉपेज यानी कि जो भी प्रोविजन है, गुड्स इन ट्रांजिट के प्रोविजन है, स्टॉपेज के प्रोविजन है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हिमाद्री हैज़ द राइट ऑफ द स्टॉपेज द 200 kg ऑफ टी सेंट बाय रेलवे। क्या सर क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमें अभी तक। देखो सुनो, आपने किसी को गुड्स सेल किए 400 kg, आपने एक लॉट दे दिया ट्रक से और दूसरा लॉट दे दिया रेलवे से, और एक लॉट जो ट्रक से दिया गया वो उसको मिल गया और दूसरा लॉट जो आपने रेलवे से दिया उसको नहीं मिला। उस केस में आपको खबर आती है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहली चीज़ तो आपने जो भी गुड्स 200 गुड्स सेल किए उसका पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ 200 गुड्स जो है वो कहाँ पर? आपके रेलवे स्टेशन में। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? रेलवे स्टेशन के कुरियर ऑफिस को इमीडिएटली फोन करोगे, भाई ये गुड्स मत शेयर कर उसको, क्योंकि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, वो अब मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे पैसे नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग बोलते हैं या ट्रांजिट बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट, which of the following not basic feature of national pension system as contained in the Pension Regulatory and Development Authority Act 2013? जस्ट पेंशन एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फीचर नहीं है? एवरी सब्सक्राइबर शॉल हैव इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, बिल्कुल सही है। द नेशनल पेंशन सिस्टम, द फंक्शन ऑफ record keeping, account switching of option by the subscriber shall be enforced by at the central recording agency. Then withdrawal not exceeding 20% of contribution made by subscriber may be permitted from the individual pension account subject to contribution. Such purpose, frequency and limit may be specified by the regulation. Next, there shall be choose of multiple pensions fund and multiple pension scheme. ये जो है मल्टीपल भी रहता है। तो आपका जो विड्रॉल है
वो नॉट एक्सीडिंग 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 20% दिया है, इसका मतलब ये आपके एनपीएस एक्ट का फीचर्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बी कर दिया। 25% से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट, एक्स वाई एग्री डिवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज इक्वल शेयर बट द लॉस एनी इज बी बोर्न बाय एक्स ओनली देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यार खुशी खुशी कूदना वाला है, यहाँ पर खुशी की बात है। अगर दोनों मिलकर लॉस प्रॉफिट शेयर करने वाले, तो एक्स बड़े दिल वाला है और एक्स बोल रहा है कि मैं खुद लॉस शेयर करूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी लॉफुल एग्रीमेंट होती है। कोई भी यहाँ पर चीटिंग वगैरह उसके साथ वाई नहीं कर रहा है। देन एनी ड्रॉ अ बिल ऑन Anup accept the bill without any consideration. The bill is transferred to Udit. Udit consideration full stop. Udit transferred to it Vicky for value decide statement is are correct. Anup can sue on Ajay. Udit can sue of any parties Ajay or Anup. Vicky sue any parties Therefore अजय, अनूप और उदित। यार थोड़ा सा ही मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। मैं यहाँ पर जो है आंसर जो कर देता हूँ यहाँ पर आपको विजय कर लेता हूँ और बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। अगर ये आंसर मेरा गलत हो गया तो मैं कमेंट में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Deepak employed Assam Copy Estate Limited establishment. The factory operation 4 months, okay, 120 days only during the financial year 2018-19. Refer the provision of Payment of Gratuity Act 1972. Deepak is entitled to gratuity if he had worked for 60 days, he had worked for 90 days, he had worked for 90 or more days, he had worked for 100 days or more. तो यहाँ पर आपको अगर सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट है तो उस केस में आपकी फैक्ट्री आपका कितना है, 4 मंथ्स, ऑपरेशन फॉर 4 मंथ्स ओनली। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दीपक कब ग्रेचुइटी के लिए इंटाइटल हो सकता है। अगर वो फैक्ट्रीज में वर्क करता है कितने दिन, 90 डेज अगर वर्क करता है। सर सुनो ना, 365 डेज फैक्ट्री चलती है तो उस केस में आपको 210 डेज वर्क करना होता है। तो यहाँ पर 90 डेज बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। उसके साथ साथ ही हैड वर्क मोर देन 90 डेज बिल्कुल सही है, 90 डेज और मोर देन 90 डेज भी ऑप्शन सही है। ही हैड वर्क 100 डेज, तो आपका ऑप्शन रहने वाला है बी। एक बार देख लेना मैं क्या बोला कि आपकी अगर सीजनेबल एस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें मिनिमम आपको मोर देन 90 डेज वर्क करना पड़ेगा या एटलीस्ट 90 डेज तो वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑप्शन जो है 2, 3, 4 सेलेक्ट किया है। आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। Then if the shareholder not less than dash on the issue shares of class did not consent of the variation or vote in favor of special resolution for the variation, such shareholder may apply to the tribunal to have the variation cancellation। यानी कि अगर कोई भी शेयर होल्डर क्या करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई ये है, तो वो सिचुएशन में वेरिएशन राइट ट्रिब्यूनल के लिए, क्या ट्रिब्यूनल कितने शेयर होल्डर को वेरिएशन राइट दे सकता है, एटलीस्ट 10% शेयर होल्डर को दे सकता है। देन द कंपनी शॉल नॉट इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर मोर देन dash of existing paid up share capital। 10% का कोई सवाल ही नहीं। कंपनी इन अ ईयर यानी कि कोई भी ईयर में 50% तक 15% तक इशू कर सकती है। अगर लाइफ टाइम की बात करें तो वो शॉल नॉट एक्सीड 25% इशू कर उसके अलावा उस 25% से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है। एवरी एजीएम नॉट लेस देन डैश ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शॉल बी रिटायर बाय द रोटेशन। आपके जो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होने वाले हैं वो 2/3 होने वाले हैं एज पर सेक्शन 152(6). देन XYZ लिमिटेड टू विच द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज एप्लीकेबल। फिक्स वेजेस
paid 36 days. You are cost accountant of the company. How would you advise the company? यानी कि आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट एडवाइस क्या करते हो कंपनी को? देखो भाई सीधा मेरे को सेक्शन जो दिख रहा है 4.2 यहाँ पर वेजेस डिसाइड होते हैं, तो मेरा जो आंसर रहने वाला है यहाँ पर एज पर सेक्शन 4.2 ऑफ द एक्ट नो वेजेस कैन एक्सीड 1 मंथ। तो मैं इसके साथ ही जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बाकी ऑप्शन के साथ नहीं जाने वाला हूँ। देखो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्या बात करते हो, नो प्रॉब्लम यानी कंपनी खुद डिसाइड करेंगी। द वेजेस पेड कैन बी मोर देन 30 days सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर भी मुझे ये सही लगता है, द कंपनी शुड टेक परमिशन ऑफ इन्फेक्टेड फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन केस एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड 15 years of age at beginning of the accounting year, the minimum bonus will be। यार एम्प्लॉय आपका कितना एज है उसका, लेस देन नॉट कंप्लीटेड 15 years है। तो अगर आप प्रोविजन पढ़ोगे तो प्रोविजन में ये लिखा है कि आपका एम्प्लॉयर मोर देन 50 years है, तो उस सिचुएशन में आप कितना बोनस दे सकते हो, ₹100 और 8.33 ऑफ सैलरी और वेजेस विच एवर इज हायर, ये हो सकता है। मगर इस केस में आपका एम्प्लॉय जो है वो नॉट कंप्लीटेड 50 years है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 60 और 8.33 सैलरी और वेजेस विच एवर इज हायर दे सकते हैं। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट मीन्स क्या होता है, नो वन ग्रेटर देन द गॉड, कुछ भी यार, नॉन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पॉजेस। यानी कि आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पर बोल सकते हो आप एवरी वन कैन गिव एनी थिंग ही हैज़, कुछ भी, एवरी वन इज बाउंड बाय हिज हैबिट, नहीं, नॉन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पासेस, ये आपने पजेस, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N, एक्वायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, ऑप्शन सी रहने वाला है। एक सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पहले वाले भी एग्जाम में आया था। सो गाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, पहले एमसीक्यू को कंप्लीट करते हैं। आपको मैंने अभी तक टेस्ट 4 तक सभी टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, सो सभी टेस्ट देख लेना और मुझे कमेंट करना आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी रहे तो। गाइज टेक केयर, बाय बाय, चलो।